जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी का स्वागत है। तो सीसीएस सीसीए रूल की सीरीज के अंदर आज हम बात करने वाले हैं सेशन 5 के अंदर पेनल्टीज की। तो पेनल्टीज में बेसिकली मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टीज के बारे में बताया गया है और कितनी कितनी पेनल्टीज माइनर पेनल्टीज में हो सकती है और मेजर पेनल्टी में कितनी कितनी पेनल्टी हो सकती है, यानी कितना पेनल्टी और किस तरह की किस प्रकार की पेनल्टी लगाई जा सकती है उसके बारे में इसमें बताया हुआ है। तो आज ब्रॉडली हम इन्हीं की चर्चा करेंगे और साथ में हम पेनल्टीज को, यानी बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि ये माइनर पेनल्टीज और मेजर पेनल्टीज को डिटेल में चर्चा करें। इसके बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजंस हैं कुछ उसकी भी चर्चा कर लेंगे एक आधी, और ये ऑर्डर देख लेंगे कि माइनर पेनल्टी का ऑर्डर किस तरीके का बनाया जाता है, और ये कुछ जो कोर्ट के डिसीजंस हैं उसमें ब्रीफली करेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। तो सिर्फ टॉपिक को समझने के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसको आपको डिटेल में नहीं समझना है, ना डिटेल में करना है, आपको सिर्फ टॉपिक को समझिए और मेन मेन बातें किस तरीके से कोर्ट जो है इंटरप्रेट कर रहा है उसके बारे में ध्यान देना है आपको। और ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि पे की किस तरह से क्लासिफिकेशन होगी, अलग अलग तरह की पेनल्टीज लगती हैं, तो उसका हम एक बारी देखेंगे ताकि इसका इलस्ट्रेशन से आपको समझ में आ जाए कि रूल किस तरीके से या पेनल्टी किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और जनरली एक सेशन में ये शायद ना हो पाए तो इसको हम 2 सेशन में कंप्लीट करेंगे जिससे आपसे यहाँ पे कवर हो पाएगा जितने टाइम के अंदर। तो चलिए एक बार स्टार्ट कर लेते हैं रूल 11 पेनल्टी से कि ये कहता क्या है। ये कहता है कि द फॉलोइंग पेनल्टीज में फॉर गुड एंड सफिशिएंट रीजंस एंड एज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड बी इम्पोज्ड ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट नेमली। माइनर पेनल्टीज एक हेडिंग बना रखा है माइनर पेनल्टीज का और एक हेडिंग बना रखा है मेजर पेनल्टीज का। तो माइनर पेनल्टी जिस तरह से नाम से ही पता चल रहा है कि ये पेनल्टी क्या होगी, सीवियरिटी के स्केल पर लेस होगी, यानी ये कम सीवियर पेनल्टीज होंगी। और मेजर पेनल्टीज वो ज्यादा बड़ी पेनल्टीज होंगी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक माइनर पेनल्टी है और कुछ जो है वो मेजर पेनल्टीज हैं। पहले जो यहाँ पे कह रहा है कि द फॉलोइंग पेनल्टीज में फॉर गुड एंड सफिशिएंट रीजंस बी इम्पोज ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। तो कह रहे हैं कि जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी उसको अगर गुड और सफिशिएंट रीजन मिलता है, तो यानी कारण जो होना चाहिए वो गुड और सफिशिएंट होना चाहिए। यानी ऐसे नहीं कि बिना कारण के या बिना अच्छे कारण के। गुड एंड सफिशिएंट रीजन का मतलब कि रीजन जो है वो गुड होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ये मतलब है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उसको क्या दिया गया है, एक डिस्क्रिशन दिया गया है, या उसको जज करने के लिए, उसको अपना माइंड अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो ये गुड एंड सफिशिएंट रीजन जो है इसके बारे में भी चर्चा कई बार कोर्ट केसेस में होती रही है। तो ये गुड और सफिशिएंट रीजन क्या आता है इसके बारे में जो है पता भी होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सिर्फ आएगा कि माइनर पेनल्टीज कौन कौन सी होती हैं, उनके नाम दिए होंगे, नीचे आपको ऑप्शन टिक करना होगा और करेक्ट ऑप्शन जो जो है वो आपको बताने होंगे। ठीक है, वहां पे कुछ ऐसा जो है आपको दिक्कत नहीं आएगी। वहां पे सिर्फ ये याद रखना है कि ये माइनर पेनल्टीज हैं, ये मेजर पेनल्टीज हैं, इतनी माइनर पेनल्टीज है, इतनी मेजर पेनल्टीज हैं, और आप एग्जाम में आपका काम हो जाएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जो कंसेप्ट क्लियर करता हूँ उसकी वजह से ही आपको बताता हूँ। तो एक चीज़ जो मैं हमेशा आपको कॉशियस कर देता हूँ कि आपको जो सावधानी बरतनी है कि एग्जाम के अंदर अपना इंटरप्रिटेशन नहीं बताना है। वहाँ पे जो रूल में लिखा हुआ है ब्लैक एंड वाइट के अंदर एज इट इज़ वहाँ पे लिखना है। अगर वो पूछता है कि माइनर पेनल्टीज कब लगाई सकती हैं और नीचे कंडीशन लिख देता है गुड और एक लिख देता है सफिशिएंट, तो आप दोनों को टिक कर देंगे, बस इतना काम आपका वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं ये चीज़ों को डिटेल में समझा रहा हूँ। तो जहाँ पे डीयूपीटी का कोई गाइडलाइन है वो आपको अच्छी तरह से करना है क्योंकि वो एग्जाम में आ सकता है। और जहाँ ये मेन रूल्स हैं जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजंस हैं। जैसे कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन ये 5 पेज का है, इसके अंदर काफ़ी जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजंस है उसको शेयर कर दिया। आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ आएगा। यानी मेरा इस सेशन के बाद समझाने के बाद रूल्स को अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, और अगर कोई इशू हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं कि अब ये मेन हम जो चर्चा करते हैं गुड एंड सफिशिएंट रीजन का मतलब क्या है। तो ये गुड एंड सफिशिएंट रीजन का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी काम, ठीक है, जिससे क्या है सर्विस में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पर कुछ धब्बा लगता है, ब्लेमिश होता है,
तो उस केस में जो डिस्क्रिमिनेटिंग अथॉरिटी है वो कर सकती है। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये गुड एंड सफिशिएंट रीजन जो है वो हमेशा सर्विस से रिलेटेड ही होना चाहिए? सर्विस से रिलेटेड मतलब कि जब वो सर्विस में आया उसके बाद का होना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन है जिसके अंदर ये बोला है कि इट इज क्लैरिफाइड दैट the provision of Rule 11 of CCA Rules 1965, which envisages the imposition of penalties on government servant for good and sufficient reason, is adequate authority for taking action against a government servant in respect of misconduct committed before employment. तो ये कह रहा है कि गुड एंड सफिशिएंट रीजन का मतलब ये है कि किसी भी रीजन की वजह से जिससे लगता है कि वो अच्छा रीजन है और सफिशिएंट है पेनल्टी लगाने के लिए, तो उस केस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी या डिस्क्रिमिनेटिंग अथॉरिटी होगी वो माइंड अप्लाई करके उन सर्कमस्टांसिस में उसको कर सकता है अप्लाई, यानी पेनल्टी इंपोज कर सकता है। तो गुड एंड सफिशिएंट रीजन जो है उसका वाइडर इम्पैक्ट है। और ये जब एम्प्लॉयमेंट से पहले भी ऐसा अगर कोई काम गवर्नमेंट सर्वेंट ने किया है जिससे सर्विस के ऊपर उसकी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ धब्बा लगता है या उस पर कुछ जो है गलत इंप्रेशन पड़ता है, गलत चीज होती है, तो उस केस में भी उस मिसकंडक्ट के लिए भी उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है उस केस में। लेकिन देखना क्या होगा वो भी यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। इफ द मिसकंडक्ट कमिटेड बिफोर हिज एम्प्लॉयमेंट वाज ऑफ सच ए नेचर एज हैज रैशनल कनेक्शन विद हिज प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, तो अगर जो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट है उससे उसका कोई रैशनल मतलब लॉजिकल कोई कनेक्शन है, तो उस केस में ये अप्लाई किया जा सकता है और वो उस केस में माना जाएगा कि ये गुड एंड सफिशिएंट रीजन है टू इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन रूल 11। ठीक है, एंड रेंडर हिम अनफिट एंड अनसुटेबल फॉर कंटिन्यूइंग इन सर्विस। तो उसको क्या कर सकता है, वो जो मिसकंडक्ट है उससे उसको अनफिट या अनसुटेबल कर सकता है सर्विस में कंटिन्यू करने से। तो जैसा कि इसके एग्जाम्पल के तौर पे मेरे माइंड में जो अभी एक एग्जाम्पल आ रहा है, सपोज हम ये कहते हैं कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो सेलेक्ट होता है वो किसी न किसी एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बेसिस पे सेलेक्ट होता है। अगर उससे पहले उसने ग्रेजुएशन में अपने कॉलेज में जो डिग्री ली थी वो चीटिंग करके ली थी, या कह लो कि उसने फर्जी ली थी, या उसके नाम उसने एनरोल ही नहीं कराया, या वहाँ पे कुछ भी घपला पाया जाता है जिससे उसकी डिग्री जो है कही जाती है कि वैलिड नहीं है या उससे एंटाइटलमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो उस केस में क्या है, उसके खिलाफ प्रोसीडिंग की जा सकती है और वो गुड और सफिशिएंट रीजन हो सकता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये हो सकता है, या कोई और इसी तरह का रिलेटेड एग्जांपल जो आप सोच पा रहे हैं। तो जो भी उसकी प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है, उसके साथ उसका कोई रैशनल कनेक्शन है जिसकी वजह से अभी की सर्विस जो है उसकी इम्पैक्ट हो सकती है या उसको अनफिट और अनसुटेबल बना सकती है, तो उस केस में यहां से अथॉरिटी, ये जो गुड एंड सफिशिएंट रीजन है, ये अथॉरिटी दे देता है, एडुकेट अथॉरिटी दे देता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट एक्शन ले सके, उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर सके। ठीक है, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन के सिर्फ इसी की चर्चा करूंगा, बाकी आप पढ़ लेंगे, सिंपल है। अगर आपको रूल समझ में आ जाएंगे, यहाँ पे पेनल्टी समझ में आ जाएंगी, तो ये आप अपने तरफ से समझ सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन आपको नहीं क्लियर होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, या मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वापस आ जाते हैं। तो आपने ये समझ लिया कि ये जो गुड एंड सफिशिएंट रीजन है ये बहुत वाइडर है, और इससे जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको एक पावर मिल जाती है कि अगर जिस भी केस के अंदर उसकी सर्विस पे गवर्नमेंट सर्वेंट के मिसकंडक्ट से कुछ भी इम्पैक्ट पड़ता है तो उसके लिए वो उसको कंसीडर करने के लिए, उस फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करके जज करने के लिए और उस पर पेनल्टी इंपोज करने के लिए जो भी प्रोसीजर दिया गया है उसके तहत काम कर सकता है। ठीक है, तो ये गुड एंड सफिशिएंट रीजन है। कोर्ट में जो है इसका इंटरप्रिटेशन, एक केस के अंदर कोर्ट ने बोला कि सफिशिएंट और गुड जो ये रीजन है वहां पे क्या क्या वाइटल्स कंसिडरेशन होने चाहिए। वो कह रहे हैं नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एस्टैब्लिश चार्ज, जो भी उसके खिलाफ चार्जेस हैं, जो भी उसके खिलाफ यानी मिसकंडक्ट है, उसका नेचर देखना पड़ेगा वहां पे। फिर दूसरा डिजायरेबिलिटी क्या है, क्या उसको सर्विस में रखना है या नहीं रखना है, उसके ऊपर देखना पड़ेगा। पेनल्टी किस तरह के लगाया जा सकती है वो देखना पड़ेगा। तो गुड एंड सफिशिएंट रीजन जो है ये इस तरीके से कोर्ट ने भी कई मैटर में डिस्कस किया हुआ है। तो फॉर समझने के पर्पज से यानी आपको समझ में आ गया कि आप यहाँ पे गुड एंड सफिशिएंट रीजन किस किस केस में ये हो सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों तरह की पेनल्टीज के बारे में।
तो माइनर पेनल्टीज है और मेजर पेनल्टीज है। माइनर पेनल्टीज में अगर आप देखें तो सेंश्योर है, विद होल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशन यानी प्रमोशन को रोक देना है, रिकवरी फ्रॉम हिज पे ऑफ होल और पार्ट ऑफ एनी पिक्यूनरी लॉस कॉज्ड बाय हिम टू द गवर्नमेंट बाय नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर। तो अगर किसी वजह से, अपनी नेग्लिजेंस की वजह से या ब्रीच ऑफ ऑर्डर की वजह से, मान लो कोई ऑर्डर पास किया गया, उसको नहीं माना, उसकी वजह से कोई पिक्यूनरी यानी पैसे से रिलेटेड मॉनेटरी लॉस कर दिया, तो उस केस में उसकी पे से पूरा उसको रिकवर करना या उसका कुछ पार्ट रिकवर करना, ये माइनर पेनल्टी का हिस्सा बनाया गया, यानी उसको बोला गया कि इसे माइनर पेनल्टी का नाम दिया जाएगा। रिडक्शन टू लोअर स्टेज। लोअर स्टेज का मतलब ये होता है कि अगर आज के डेट में जैसे कि एएसओ होता है, एएसओ का लेवल जो होता है 7 होता है और वहाँ पे स्टेजेस बने होते हैं। स्टेजेस में मतलब हो सकता है कि सेल के अंदर वो 5 पे हो, 7 पे हो, किसी पे भी हो सकता है। तो ये जो सेल है, लेवल तो हो गया आपका पे स्केल, और जो स्टेजेस हैं उसका मतलब है सेल। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सेल से एक स्टेज अगर नीचे कर रहे हैं तो रिडक्शन टू द लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे बाय 1 स्टेज फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। तो माइनर पेनल्टी के अंदर वही रिडक्शन आएगा, रिडक्शन नीचे भी है, रिडक्शन ऑफ लोअर टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो जहाँ पे ये जो रिडक्शन है वो एक स्टेज तक है और 3 साल से ज़्यादा का नहीं है, और उसके साथ उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट मतलब आगे भी, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी के ऊपर 1 स्टेज का रिडक्शन हुआ है, 3 साल तक हुआ है, तो 3 साल तक ही उसका पे कम रहेगा। उसके बाद जब चौथा साल आएगा तो उसके अंदर जितना उसको मिलना चाहिए था नोशनली फिक्स करके, उसको उतना मिल जाएगा, यानी 3 साल का ही लॉस होगा, आगे का लॉस नहीं होगा। क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि एक बार ही कम कर दिया तो उसी पे इंक्रीमेंट मिलेगा, फाइनल यानी जितना उसको मिलना चाहिए था उतने स्टेज पे वो नहीं जा पाएगा। इसका एग्जांपल भी अभी आपको समझाता हूं, पहले एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। और जो ये लास्ट है इसके अंदर माइनर पेनल्टीज में, वो है विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे, यानी किसी का इंक्रीमेंट अगर रोक दिया जाता है। इंक्रीमेंट रोकने का यहाँ पे भी है, जब उसको उसका स्केल कम कर रहे हैं, स्केल मतलब लेवल कम कर रहे हैं, तो ये नीचे भी है। अब यहाँ पे और इसमें क्या फर्क हुआ, फर्क यानी यही हो रहा है कि जनरली यहाँ पे 3 साल से ज्यादा टाइम के लिए उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जा रही है। और दूसरा इम्पैक्ट ये भी है कि वो क्यूमुलेटिव नहीं है, ठीक है। कई मैटर के अंदर जैसे विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन है, अगर विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन आपने बहुत लंबे समय तक कर लिया तो वो माइनर पेनल्टी में नहीं रह पाएगा, नहीं रह जाएगा। तो उस केस में यानी ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो विदहोल्डिंग है जनरली 3 साल से कम होगा। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या क्वेश्चन जो आएगा उसके अंदर सिर्फ विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन लिखा होगा, आपको उसके हिसाब से गैस करना है कि वो मेजर पेनल्टी या माइनर पेनल्टी है। इसलिए मैं ये क्लैरिफिकेशन हर बार ही बोल रहा हूँ कि समझने के पर्पज से सही है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है उसको ही ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कई कोर्ट केसेस में ये बोला गया है कि ये जो विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन है इससे उसकी सीनियरिटी पे लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सीनियरिटी पे लॉस होगा तो मेजर पेनल्टी में चला जाएगा। और इसी तरह से यहाँ जो विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट है वो भी क्युमुलेटिव नहीं होना चाहिए, क्युमुलेटिव होगा तो वो भी मेजर पेनल्टी में चला जाएगा। अब ये मेजर पेनल्टी में चले जाने से क्या फर्क पड़ रहा है भाई, मेजर पेनल्टी चल लग जाए, क्या दिक्कत है। तो दिक्कत ये है कि माइनर पेनल्टी को इम्पोज करने के लिए जो प्रोसीजर बनाया गया है वो थोड़ा सिंपल बनाया गया है, और जो मेजर पेनल्टी के लिए जो प्रोसीजर है वो लेंदी है, उसके अंदर बहुत सारे चेक एंड बैलेंसेस हैं जिसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर फॉलो नहीं किया तो प्रोसीजरल लैप्स हो जाएगा। प्रोसीजरल लैप्स होगा तो कोर्ट में मैटर जाने के बाद जो पेनल्टी लगाई गई होगी उसको सेट असाइड यानी किनारे कर दिया जाएगा, उसके ऊपर फिर दोबारा से बोलेगा कि प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप दोबारा से पेनल्टी लगाओ। तो इसीलिए ये भी जो माइनर पेनल्टी है और मेजर पेनल्टी है उसको डिस्टिंग्विश, उसको डिफरेंशिएट करना, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो जानने के लिए, क्योंकि दोनों का प्रोसीजर अलग है। तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि मेजर पेनल्टी लगाई जा रही है या माइनर पेनल्टी लगाई, ताकि उसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर को फॉलो किया जा सके और कोई प्रोसीजरल लैप्स ना हो। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसका 1, 2, 3, 3A और 4 दिया हुआ है। तो काउंटिंग में तो ये आपके 3, 4, 5 पेनल्टीज बनती हैं,
लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था तब उसके अंदर ऑप्शन उन्होंने उसका करेक्ट दिया था कि 4 माइनर पेनल्टीज है, यानी वो ये 3 और 3A को एक ही ट्रीट कर रहे हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पे आ रहा है कि माइनर पेनल्टी क्या होगा एसओआईडीसी में, तो उस केस में आप बोलेंगे कि माइनर पेनल्टीज 4 हैं, जबकि मेजर पेनल्टी में ऐसा नहीं है, ये 1 2 3 4 5 है, तो आपकी जो मेजर पेनल्टीज है वो 5 है। ठीक है, तो इसमें कोई यहाँ पे एम्बिग्यूटी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा ये है कि वो दोनों को एक ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए इसको 4 ही बोल रहे हैं। तो करेक्ट आंसर यूपीएससी के अकॉर्डिंग 4 दिया हुआ था, जबकि ये टोटल 5 अगर काउंटिंग से अलग अलग, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पार्ट नहीं किए कहे जा सकते, वैसे ये 5 है, लेकिन ऑप्शन जो है उसका मैंने बता दिया कि वो किस तरह से ट्रीट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे आप यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही वो किस तरह से चीज़ों को ले रहा है उसके हिसाब से ही वहाँ पे आप आंसर देंगे, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक बारी अभी मैं क्या करता हूँ, आपको एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, ये लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे। तो लोअर स्टेज का मतलब क्या हुआ, ये जो कह रहा है यहाँ पे रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे, तो टाइम स्केल ऑफ पे का मतलब यहाँ पे लेवल है। आज के केस के अंदर जो आपका 6 पे कमीशन आया उसके बाद और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है उसके बाद अभी आपके लेवल्स हैं 7 पे कमीशन के बाद। तो यहाँ पे जो लेवल है आपके लेवल के हिसाब से यहाँ पे टाइम स्केल ऑफ पे कहलाएगा, और स्टेज का मतलब आपका सेल हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं दोबारा से आपको, ये लेवल अगर मान लिया कोई ऑन द डे ऑफ पेनल्टी लेवल 9 में था और उसका सेल 7 था, और पे अगर आप देखेंगे तो पे उस मैट्रिक्स में 63,300 आएगी। तो अगर उसको रिड्यूस कर रहे हैं हम एक स्टेज से, तो रिड्यूस करना एक स्टेज का मतलब है कि उसका एक सेल कम हो जाना, यानी उसकी पे अगर एक स्टेज से कर रहे हैं तो वो 61,500 पे फिक्स की जाएगी, और जितना टाइम बोला जाएगा 1 साल के लिए तो 1 साल के लिए इतना रहेगा, 2 साल है तो 2 साल के लिए इतना हो जाएगा। अगर किसी को रिड्यूस करते हैं हम 2 स्टेज से, तो 2 स्टेज का मतलब 7 से वो 5 पे आ जाएगा, यानी एक स्टेज 6 तक आ गया, दूसरा स्टेज 5 तक आ गया। अगर किसी को 3 स्टेज से कम करते हैं तो वो 4 तक आ जाएगा, यानी 1 2 3। तो इस तरीके से स्टेज कम करने का मतलब यानी सेल के अंदर उसको पीछे ले आना है। एक स्टेज कम करने का मतलब सेल के अंदर एक उसको पीछे कर देना है। तो ये मतलब होता है लोअर स्टेज। तो लोअर स्टेज कितने स्टेज से कम कर रहे हैं, एक स्टेज से कम करेंगे तो एक सेल डाउन कर देंगे, 2 स्टेज से करेंगे तो 2 सेल डाउन कर देंगे। तो इस तरीके से ये मतलब होता है आपका स्टेज कम करना, जो कि आपका इसके अंदर बता रखा है। ये सेंश्योर, विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन और ये सब बातें जो है ये तो सिंपल है, आपको समझा देंगे, अभी सेंश्योर भी समझाऊंगा मैं, लेकिन रिडक्शन कैसे क्या मतलब है ये आपको अभी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ आया कि लोअर स्टेज करने का मतलब यानी सेल कम करना है, लेवल सेम रहेगा। लेकिन जहां पे टाइम स्केल ऑफ पे इसको कम करने की बात होगी, अगर मान लो कोई लेवल 9 में है तो किस में आ जाएगा, वो लेवल यहाँ 8 में आ जाएगा, ये मतलब है। ठीक है, तो माइनर पेनल्टीज में एक बार दोबारा से चर्चा कर लेते हैं। एक पहला है सेंश्योर। सेंश्योर जो है इसको लेकर बहुत ही यानी लोगों के बीच में दुविधा रहती है कि सेंश्योर एक्चुअल में होता क्या है। तो सेंश्योर क्या है पहले देखेंगे, तो यहाँ पे माइनर पेनल्टी स्टार्ट हो रही है सेंश्योर से ही। सेंश्योर से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये सबसे मिनिमम पेनल्टी है जो किसी को लगाया जा सकता है किसी के ऊपर। अब क्योंकि ये रिकॉग्नाइज पेनल्टी माइनर पेनल्टी है, इसका मतलब ये है कि जो भी पेनल्टी लगाने के लिए प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा। आपका रूल जो 14 है वो बताता है कि मेजर पेनल्टी किस प्रोसीजर से इंपोज करनी है। रूल 16 बताता है कि माइनर पेनल्टी किस प्रोसीजर से इंपोज करनी है। रूल 14 के अंदर पूरा एक 23 या 24 उसके सब रूल हैं, उसके अंदर पूरा बता रखा है किस तरीके से पहले चार्जशीट दी जाएगी, चार्जशीट के बाद उसको मौका दिया जाएगा रिप्रेजेंटेशन का जब मौका दिया गया तो फिर उसको कंसीडर किया जाएगा, फिर देखना है कि उसके खिलाफ आगे प्रोसीडिंग करनी है नहीं करनी है। प्रोसीडिंग करनी है तो फिर एक इंक्वायरी ऑफिसर होगा, इंक्वायरी ऑफिसर अपनी इंक्वायरी करेगा, फिर वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा, रिपोर्ट दी जाएगी चार्ज ऑफिसर को। तो ये तमाम जो है उसके अंदर बातें हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे रूल 14 के अंदर। लेकिन उससे पहले भी ब्रीफली बता रहा हूँ ये कि पेनल्टीज लगाने के लिए हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो सेंश्योर लगाएंगे तो सेंश्योर क्योंकि सबसे मिनिमम आपकी पेनल्टी है
जिसको लगाने के लिए रिकॉग्नाइज पेनल्टी है, और जिसको लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जो सीसीएस सीसी रूल में दिया हुआ है। अगर उस प्रोसीजर को, फॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया तो ये आपका जो सेंश्योर है इसको सेट असाइड कर दिया जाएगा, या कोर्ट इसको बोलेगा कि ये वैलिड नहीं है। अब सेंश्योर होता क्या है? सेंश्योर का मतलब है कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को ब्लेम कर रहे हो कि उसने कुछ गलत किया, चाहे वो नेग्लिजेंस की वजह से हो, किसी मिसकंडक्ट की वजह से हो, कुछ भी हो, और इसकी जो करेंसी है ये 1 दिन के लिए लगाया जाता है, और जब ये लगाया जाता है तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि 1 साल तक उसका प्रमोशन रोक दिया जाता है। तो कहने के लिए ये 1 दिन के लिए लगाया गया, लेकिन इससे क्या है, प्रमोशन उस पर्सन का 1 साल तक रुक जाता है। उसके बाकी जैसे डेपुटेशन और ये सब चीज़ें हैं वो भी विदहोल्ड कर ली जाती है। जबकि इससे नीचे एक पेनल्टी होती है वार्निंग। तो वार्निंग क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, यानी आप कोई आपका सीनियर जो है, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर का सीनियर भी वो वार्निंग दे सकता है। लेकिन सेंश्योर क्या है, एक रिकॉग्नाइज सबसे मिनिमम पेनल्टी है। जब सेंश्योर लगाया जाता है तो उसके एसीआर के अंदर एंट्री होती है, उसके सर्विस बुक में भी एंट्री होती है, और ये फिर पेस्ट भी किया जाता है सर्विस बुक के अंदर, और रेड पेन से एंट्री की जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं सेंश्योर को लेकर चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। और सबसे मिनिमम पेनल्टी आपको अगर ध्यान में रखें, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि मिनिमम पेनल्टी कौन सी जो लगाई जा सकती है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर, तो वो क्या है, सेंश्योर है। वार्निंग और ये सब जो है पेनल्टी नहीं कहलाती हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन देखेंगे तो इसके अंदर इसके बारे में चर्चा भी है, वार्निंग के बारे में डिस्टिंक्शन क्या है सेंश्योर और वार्निंग के बीच में, ये भी बता रखा है। और एक जगह ये भी बता रखा है कि इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें दी जा सकती हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो वार्निंग है और वर्ड्स ऑफ क्वेश्चन कुछ कह सकते हैं उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें जो है उसको बताया गया है। ठीक है, सेंश्योर के बारे में अभी थोड़ा और मैं बताऊंगा इसके अंदर, ये कोर्ट ने वो क्या बोला है सेंश्योर को। तो सेंश्योर ने वार्निंग और कोर्ट के बारे में एक बहुत अच्छा टेबुलर फॉर्म में समझा रखा है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। सेंश्योर कह रहा है कि कोर्ट ही कह रहा है, ये देखिए ये कोर्ट है, डिसीजन आपका डॉक्टर गोपाल भगत वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एंड अदर्स 1995 का ये केस है। और रिकॉर्डेबल वार्निंग या वार्निंग और सेंश्योर के बारे में यहाँ पे डिस्टिंक्शन बता रखा है इस जजमेंट के अंदर। तो कह रहा है कि सेंश्योर क्या इज ए पेनल्टी और वार्निंग क्या इज नॉट ए पेनल्टी। वार्निंग भी दी जा सकती है, वार्निंग कौन दे सकता है और सेंश्योर कौन दे सकता है। सेंश्योर देने के लिए, ये पेनल्टी लगाने के लिए प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो रूल 16 के अंदर बताया गया है। प्रोसीजर में क्या है, 2 तरह के प्रोसीजर है, एक तो पूरा रेगुलर इंक्वायरी का प्रोसीजर है और एक समरी प्रोसीजर है। तो समरी प्रोसीजर क्या है, छोटा है, उसके अंदर क्या है, आपने चार्जेस बताए, एक तरीके से जो भी मिसकंडक्ट है उसके बारे में बताया कि ये मिसकंडक्ट आपने किया है, उसके रिगार्डिंग सर्कमस्टांसेस बताया कि आपने जो है चार्जशीट वाला, अगर आप वीडियो देखेंगे मेरा नोटिंग ड्राफ्टिंग का, तो उसके अंदर आपको समझ आएगा कि इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और चार्जेस जो है वो दोनों बताने पड़ेंगे। आर्टिकल्स ऑफ चार्ज और इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट का जो स्टेटमेंट है वो दोनों बातें वहाँ पे लिखकर उसको भेजनी पड़ेंगी। फिर वो क्या कर सकता है, उसके अंदर जवाब जो है देना पड़ेगा, जो भी चार्ज ऑफिसर है वो जवाब देगा। उसके बाद उसको कंसीडर करने के बाद जो डिस्प्यूट अथॉरिटी क्या डिसाइड करती है, उसके बाद ही ये समरी प्रोसीजर फॉलो करके इसको समरी प्रोसीजर कहते हैं। यानी आपने चार्ज बताया गवर्नमेंट ऑफिसर को, उसने जवाब दिया, आपने उस जवाब को कंसीडर किया, और फिर अगर आपको लग रहा है तो उसके बेसिस पे आपने उसके खिलाफ जो है पेनल्टी लगाई। जो सेंश्योर की पेनल्टी वो समरी प्रोसीजर से भी लगाई जा सकती है। बाकी डिटेल में हम इसको बात करेंगे, रूल 16 जब डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब सेंश्योर लगाने के लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जबकि वार्निंग में इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वार्निंग क्या है, फ्यूचर के लिए। सेंश्योर जो है अभी आपने क्या किया है उसके रिगार्डिंग आपकी निंदा करने के लिए, आपके ऊपर ब्लेम लगाने के लिए है, जबकि वार्निंग फ्यूचर के लिए बताने के लिए है कि भाई आप फ्यूचर में ऐसा ना करें, इसलिए वार्निंग दी जाती है। तो वार्निंग दोनों का मैटर जो है सेम तरीके से बन सकता है, लेकिन क्या है, एक फ्यूचर के लिए, सेंश्योर जो है वो अभी प्रेजेंट के लिए जो आपने गलत काम किया है। तो मस्ट बी प्रिसीडेड बाय एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज। इसके अंदर अपॉर्चुनिटी आपको देनी पड़ेगी। जब सेंश्योर लगा रहे हैं, एक पेनल्टी लगा रहे हैं, तो पेनल्टी कोई भी किसी भी तरह के लगा रहे हैं आप, जब पेनल्टी लगाई जाती है एक रिकॉग्नाइज पेनल्टी, पेनल्टी का मतलब यह कि उसकी प्रमोशन पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, उसके एसीआर पे भी इंपैक्ट पड़ेगा,
उसके बाकी और जो एवेन्यूज अपॉर्चुनिटीज है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उस केस में आप बिना उसको अपॉर्चुनिटी दिए इस तरीके से उस पर पेनल्टी नहीं लगा पाएंगे। जबकि वार्निंग क्या है, एक ये पेनल्टी नहीं है। तो इसमें अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं भी देते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसके अंदर शो कॉज नहीं भी देते हैं तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस है। ऑर्डर इज फाइनल और इज अवेलेबल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द सेम बाय द अथॉरिटी ऑन पोस्ट डिसीजन हियरिंग। तो सेंश्योर जो होता है उसके अंदर पहले आप प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसके बाद उसको देते हैं। जबकि वार्निंग के अंदर अगर आपने वार्निंग पहले दे दी तो उसके बाद भी जो अगर कोई रिप्रेजेंटेशन देता है तो उसको कंसीडर किया जा सकता है, और ये फाइनल कुछ नहीं है। वार्निंग यानी उसको रिवोक या रिकंसीडर भी किया जा सकता है। और जैसे कि मैंने बताया ये पास मिसकंडक्ट के लिए है, जबकि ये वार्निंग जो है फ्यूचर के अंदर कोई नेग्लिजेंस ना करे या कोई इस तरह की एक्टिविटी ना करे जो अभी उसने की है, उसके लिए जनरली दिया जाता है। तो ये एक बेसिक सा डिस्टिंक्शन जो है दोनों के बीच में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो सेंश्योर, अब सेंश्योर का ऑर्डर कैसे बन सकता है उसके बारे में एक बारी मैं बता देता हूँ। देखिए सेंश्योर में क्या है, आपने जैसे बताया चार्जेस को बता दिया, चार्जेस का उसने रिप्रेजेंटेशन अपना दे दिया। रिप्रेजेंटेशन देने के बाद आप उसके सर्कमस्टांसेस जो रिप्रेजेंटेशन में उसने बताया उसको डिस्कस करोगे और स्पीकिंग ऑर्डर आप पास करोगे और बोलोगे कि सो एंड सो सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हैं मुझे ऐसा लगता है कि आपको सेंश्योर की पेनल्टी लगानी चाहिए। तो यही पे ऐसा ही ऊपर तो आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाकी सब लिखेंगे, ये फॉर्मेट है कहीं से मैंने लिया है, इसके अंदर सिर्फ समझाने के लिए आपको समझना कैसे है। तो यहाँ पे बताओ कि वेयर एज श्री XYZ सो एंड सो वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ प्रपोजल टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम अंडर, आप यहाँ पे रूल लिख दोगे रूल 16, क्योंकि रूल 16 के तहत जो है उसको दिया जाता है। रूल 11 एंड 16 जो है दोनों को एक साथ पढ़कर द स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर, तो उसने जो मिसबिहेवियर या मिसकंडक्ट किया है उसके बारे में लिखोगे और बता दोगे, उसकी कॉपी जो है अटैच भी है। फिर उसके बाद लिखोगे उसने जो प्रेजेंटेशन दिया है उसके बारे में लिखें कि आपने रिप्रेजेंटेशन दिया था एंड वेयर एज श्री XYZ हैज सबमिटेड हिज रिप्रेजेंटेशन वाइट सो एंड इन विच ही हैज टेकन द प्ली दैट, और उसके अंदर आप प्ली बताओगे क्या क्या लिया उसने। नाउ देयरफॉर आफ्टर कंसिडरिंग टेकिंग टू अकाउंट, या इस तरीके से फैक्ट सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सो एंड द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट द चार्ज ऑफिसर। ये इसके अंदर जो लिखा है वो मैं नहीं पढ़ रहा, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो लिखना है उसके अंदर, यानी समरी फॉर्म में बता रहा हूँ कि लिखना क्या है इन ब्रीफ। कंसिडरिंग सो एंड सो, आपको जो भी उसने चार्जेस लग बताया या रिप्रेजेंटेशन दिया, आप उसके अंदर लिखोगे कि बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ माई माइंड या बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन या बेस्ड ऑन द रूल्स, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट सेंश्योर बी penalty of censure be imposed on the Shri XYZ. The penalty of dash is accordingly imposed on Shri XYZ. A copy of the order shall be placed in the CR holder ACR of the Shri XYZ. तो ये कह रहे हैं कि इसकी एक कॉपी जो है ACR में भी रखी जाएगी, जिसको अपार भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे साइन और इस तरीके से उसको भेज दिया जाएगा। तो ये आपको समझाने के लिए, ये एग्जैक्ट जो है फॉर्मेट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सेंश्योर के अंदर भी इस तरीके से एक ऑर्डर बनता है। विद होल्डिंग के लिए बाकी सबके लिए बनेगा, लेकिन सेंश्योर के लिए भी इस तरीके का ऑर्डर बनेगा। और इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि इसका इफेक्ट कब तक रहेगा, तो ये भी इसमें लिख सकते हैं कि ये 1 दिन के लिए होगा और इसको जो है इसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा वो भी लिखा जा सकता है कि इससे प्रमोशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सब ऑर्डर के अंदर लिखा जा सकता है, उसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी या क्लियर बनाने के लिए। तो इस सेंश्योर ऐसे लगाया जाता है, यानी उसका आपका मिनिमम अगर पेनल्टी है तब भी वो पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है उसका, जो रूल 16 के अंदर दिया हुआ है। उसके साथ साथ इसका ऑर्डर निकाला जाएगा, उसका इम्पैक्ट क्या क्या होगा वो लिखा जाएगा, ACR में एंट्री होगी, सर्विस बुक में एंट्री होगी, ये ऑर्डर सर्विस बुक में पेस्ट होगा। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें जो होती हैं उसके बारे में मैंने बता दिया कि सेंश्योर का मतलब ये नहीं कि मिनिमम पेनल्टी है तो इसके लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं, इसके लिए भी पूरा प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत पड़ती है। दूसरा है विदहोल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशन। तो विदहोल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशन के अंदर मैंने बताया कि किसी की प्रमोशन 3 साल तक के लिए रोकी जा सकती है। उसके अंदर उसके सीनियोरिटी का लॉस नहीं होना चाहिए। अगर सीनियोरिटी का लॉस होगा तो वो माइनर पेनल्टी बन सकता है, ये कोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कोर्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना कि जब क्वेश्चन में आता है तो सिर्फ वहाँ पे विदहोल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशन को ही माइनर पेनल्टी आपको लिखना है। पिक्यूनरी लॉस वाला मैंने बता दिया और रिडक्शन ऑफ लोअर स्टेज बता दिया। विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑफ पे,
क्योंकि यहाँ पे जनरली जो माइनर पेनल्टीज वो 3 साल से नीचे तक या 3 साल तक के लिए होती है। तो ये विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे भी ये मान के चलें कि आप ये विदाउट क्युमुलेटिव इफेक्ट होना चाहिए, और ये 3 साल से नीचे तक की पेनल्टी जो है माइनर पेनल्टी के ऑर्डर में लिखा होना चाहिए कि 3 साल से नीचे तक है, तभी वो माइनर पेनल्टी रहेगी। ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सिर्फ इतना ही लिखा होगा और आपको कहना है कि ये माइनर पेनल्टी है। तो ये सारी जो थी आपकी माइनर पेनल्टीज थी। अब मेजर पेनल्टीज देख लेते हैं, मेजर पेनल्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं। तो मेजर पेनल्टीज में आपकी है रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। अब ये भी रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज है, ऊपर भी रिडक्शन टू लोअर स्टेज था। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे विदाउट क्युमुलेटिव इफेक्ट था, 3 साल से कम था इसके अंदर, और नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग द पेंशन, यहां पे पेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी लास्ट में जाते जाते तक जितना उसकी पेंशन बननी चाहिए थी उतना ही रहेगा, क्योंकि क्युमुलेटिव इफेक्ट नहीं है। यानी आगे अगर वो 3 साल तक के लिए उसको लोअर स्टेज में किया, अगर इसी एग्जाम्पल में अगर आ जाए हम, यानी 3 साल तक उसे क्या किया, 7 से 6 में रखा, लेकिन 3 साल बाद उसको नोशनली सब कुछ देकर जिस स्टेज में वो अगर ये पेनल्टी नहीं लगती उसी स्टेज में उसका पे बना दिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अभी हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें और दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये रिडक्शन ऑफ लोअर स्टेज जो होगा इसके अंदर ये भी बताया जाएगा कि इंक्रीमेंट कैसे लगेगी, फ्यूचर में उसका क्या इंपैक्ट होगा, क्युमुलेटिव होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें भी बताई जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड with further direction as to whether or not the government servant will earn increments of pay। तो जब उसको रिड्यूस किया जा रहा है तो क्या उस रिडक्शन पीरियड के अंदर उसे पे भी मिलेगी, इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट भी मिलेगी, ये भी उसके अंदर बताया जाएगा। एंड वेदर ऑन एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड द रिडक्शन विल हैव द इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग द फ्यूचर इंक्रीमेंट्स ऑफ हिज पे। और दूसरी बात यह भी है कि क्या उससे फ्यूचर जो इंक्रीमेंट्स हैं उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा। पोस्टपोन करने का मतलब क्या हुआ कि उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा। यानी किसी को अगर आप लोअर स्टेज में ले आएंगे और उसको इंक्रीमेंट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो लोअर स्टेज में लाने के बाद जो पैसा उसका कम हुआ या उस फ्यूचर इंक्रीमेंट्स पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सारी बातें जो है उस ऑर्डर में, मेजर पेनल्टी के ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपका लोअर स्टेज में आएगा, उसके साथ डायरेक्शन ये होगी कि वो इंक्रीमेंट उस रिडक्शन के पीरियड में अर्न करेगा नहीं करेगा, और दूसरा उससे उसके फ्यूचर इंक्रीमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, उसको पोस्टपोन करेगा नहीं करेगा, ये बात भी उसके अंदर लिखी जाएगी। तो यानी अगर फ्यूचर इंक्रीमेंट के बारे में पोस्टपोनिंग की बात हो रही है और उसके साथ साथ इंक्रीमेंट अर्न करेगा नहीं करेगा इसकी बात भी हो रही है और लोअर स्टेज में किया गया है, तो वो मेजर पेनल्टी में जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आप ये मान के चलो कि ये क्युमुलेटिव इफेक्ट तो होगा ही होगा। सिक्स्थ जो है मेजर पेनल्टी, ये कौन सी है, सिक्स मतलब पेनल्टीज में सिक्स पेनल्टी कौन सी है, रिडक्शन टू अ लोअर टाइम स्केल ऑफ पे। यहाँ पे स्टेज कम कर रहे थे, यहाँ पे हमने क्या किया, उसका टाइम स्केल जो है पे का वही कम कर दिया। यानी लेवल अगर 7 में हम एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे थे, लेवल यहाँ पे 9 के एग्जांपल की बात करें तो 9 में तो वो 8 में आ जाएगा, और कितने साल के लिए रहेगा वो सब बातें बताई जाएंगी। टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट सर्विस फॉर ए पीरियड स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ पेनल्टी। ऑर्डर ऑफ पेनल्टी में लिखा जाएगा कि किस लोअर टाइम स्केल पे में उसको किया गया है, विच शैल बी बार टू प्रमोशन, और वो उसकी प्रमोशन में भी इम्पैक्ट करेगा। यानी यहाँ प्रमोशन नहीं होगी, अगर उसको रिड्यूस किया गया है तो रिड्यूस करने के टाइम के दौरान उसकी प्रमोशन भी नहीं की जाएगी। विद डायरेक्शन एज टू वेदर ऑन प्रमोशन ऑन एक्सपायरी ऑफ द सेड स्पेसिफाइड पीरियड। और दूसरा ये कह रहा है कि साथ के साथ ये भी डायरेक्शन दिया जाएगा कि अगर उसकी प्रमोशन होती है और ये उसकी पेनल्टी खत्म होती है तो उस केस में क्या होगा, उसके फ्यूचर के जो इंक्रीमेंट्स हैं वो पोस्टपोन होंगे नहीं होंगे, यानी क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि नहीं है, और वो अपनी ओरिजिनल सीनियरिटी गेन करेगा नहीं करेगा।
जो उसका हायर टाइम स्केल ऑफ पे था, यानी अगर लेवल 9 में था तो लेवल 9 से 8 में किया गया तो वो 9 में जाएगा नहीं जाएगा, इसके बारे में भी उसके अंदर लिखा जाएगा ऑर्डर के अंदर। अभी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो अभी प्रॉब्लम नहीं है कोई, एक बार आप वेट करें। उसके बाद क्या है, कंपल्सरी रिटायरमेंट। तो कंपल्सरी रिटायरमेंट ये एज ए पेनल्टी है। कंपल्सरी रिटायरमेंट जो है वो 56 FR 56 J में भी बताया गया है, तो लेकिन वो जो है एक पब्लिक इंटरेस्ट में रिटायर करने की बात है, वहाँ पे उसकी जो भी पेंशन होती है, बाकी रिटायरल बेनिफिट्स होते हैं जो रिटायर पे मिलते हैं, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। जबकि एज ए पेनल्टी जब कंपल्सरी रिटायरमेंट दी जाती है तो जनरली इसका 2/3 पेंशन कर दिया जाता है, और 2/3 से लेकर मैक्सिमम पेंशन यानी हाफ जो मिलती है उतना ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट्स वो सारे नहीं मिलते हैं, ये पेनल्टी के तौर पर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे कट भी लगाया जाता है पेंशन के अंदर, और बाकी जो चीज़ें हैं उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो 56J में जो पब्लिक इंटरेस्ट वाला कंपल्सरी रिटायरमेंट है, और यहाँ पे जो पब्लिक इंटरेस्ट का यहाँ पे जो रिटायरमेंट है कंपल्सरी रिटायरमेंट एज ए पेनल्टी, दोनों में डिफरेंस है। रिमूवल किया जा सकता है किसी का सर्विस में, तो रिमूवल में क्या होगा कि वो डिसक्वालीफाई नहीं होगा आगे जो सर्विस है, यानी गवर्नमेंट में फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट ले सकता है। लेकिन अगर उसका डिसमिसल किया जाता है तो डिसमिसल के केस में वो फ्यूचर में भी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ पाएगा, दोनों में ये डिफरेंस है। बाकी इसके रिमूवल हो चाहे डिसमिसल हो, दोनों ही केस में उसकी जो सारी सर्विस होती है उसको फॉरफिट कर ली जाती है, मतलब उसका कोई उसको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो रिमूवल डिसमिसल जो है ये आपके सीवियस जो है पेनल्टीज हैं, और डिसमिसल सबसे सीवियर है। अब इसके अंदर एक चीज़ जो कोर्ट ने बोला है कि जब किसी को हम रिड्यूस कर रहे हैं तो क्या रिड्यूस उसको किसी भी पोस्ट पे किया सकता है। मान लो एसएससी के थ्रू कोई सेलेक्ट होके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ आया, अभी उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई, पेनल्टी लगाने के बाद क्या उसको टाइम स्केल में रिड्यूस करके एएसओ से यूडीसी बनाया जा सकता है। उसकी एंट्री हुई है किसी सर्विस के अंदर एएसओ के तौर पर, और वो पोस्ट उसने यूडीसी की होल्ड नहीं की है, तो क्या जिस पोस्ट पे आया है वो उससे भी नीचे उसको भेजा जा सकता है। तो इसमें कोर्ट ने बोला है कि रिडक्शन का मतलब यहाँ पे आप सिर्फ इससे लेंगे कि जिस पे वो प्रमोट होके गया है जिस पोस्ट से, उसी तक उसको रिड्यूस किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब अगर किसी ने एंट्री की है किसी सर्विस के अंदर जिस पोस्ट पे, तो मिनिमम उस पोस्ट तक उसे रिड्यूस किया जा सकता है, उससे नीचे रिड्यूस नहीं किया सकता। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पर रिडक्शन का बताया कि अगर बोला कि चलो मान लेते कि अगर किसी को उससे भी नीचे रिड्यूस किया जा सकता हो, तो ऐसे तो कोई डॉक्टर आया उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई तो वो कंपाउंडर तक उसको ले आ सकते हैं, तो वो क्या होगा, एनोमली हो जाएगी। एनोमली क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक डॉक्टर के लिए क्वालिफिकेशन अलग है, कंपाउंडर बनने के लिए अलग क्वालिफिकेशन है। वो जरूरी नहीं है कि एक जो जिससे हायर क्वालिफिकेशन है वो लोअर तरीके का काम भी बहुत अच्छी तरह से कर पाए। तो कोर्ट ने यही आर्गुमेंट देते हुए कि हर एक स्टेज की जो पोस्ट उसने होल्ड नहीं की है उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, और जिस पोस्ट को उसने होल्ड किया है उस सर्विस में आकर उसकी रिक्वायरमेंट्स उसके पास थी तभी वो सर्विस में आया वो। तो जिस पोस्ट को उसने कभी होल्ड नहीं किया, जिसकी रिक्वायरमेंट उसने कभी फुलफिल नहीं की, तो उस पोस्ट पे वो कभी भी नहीं जा पाएगा, या उसको कभी भी उस पोस्ट तक रिड्यूस नहीं किया सकता। इस वजह से ये जो रिडक्शन होगा वो कभी भी अगर किसी को रिड्यूस किया जा रहा है किसी पोस्ट के अंदर, तो उस पोस्ट के अंदर उससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं किया जा सकता उसको जिस पोस्ट को उसने होल्ड नहीं किया। तो ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बातें थी तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो में दिया गया है कि इन एवरी केस द चार्ज ऑफ पोजेशन ऑफ एसेट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट इनकम or the charge of acceptance of from any person of any gratification other than legal remuneration as motive or reward for doing or forbearing to do any official act is established. The penalty mentioned in clause 8 and clause 9 shall be imposed. यानी clause 8 और 9 क्या है आपका, रिमूवल और डिसमिसल। यानी अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर ये चार्ज इस्टेब्लिश हो गया कि उसके ऊपर जो है डिसप्रोपोर्शनेट एसेट है, इनकम है,
या उसने कोई ग्रेटिफिकेशन, रिश्वत ली, कोई ब्राइब लिया, कुछ इस तरीके का कोई भी ऐसी चीज ली जो उसको उसके लिए लीगल नहीं था, जिसकी वजह से उसने क्या किया, कोई ऑफिशियल काम किया या कोई ऑफिशियल काम जो उसको करना चाहिए था उसने नहीं किया, तो उस केस में क्या है, उसको रिमूवल या डिसमिसल की ही पेनल्टी देनी है, ये प्रोवाइजो कहता है। यानी उसको इन दो केसेस के अंदर सीवियर पेनल्टी देनी है, ये बोला है, इसके अंदर बताया गया है। तो इन दो केसेस में तो ये पेनल्टी लगानी पड़ेगी। इसी से प्रपोज करना पड़ेगा कि आपके खिलाफ क्यों रिमूवल और डिसमिसल की पेनल्टी ना लगाई जाए इन चार्जेस की वजह से। और एक्सेप्शनल केस में ये कह रहे हैं कि एक्सेप्शनल केस के अंदर ये इन दो पेनल्टी के अलावा भी कोई दूसरी पेनल्टी लगाई जा सकती है, अगर कोई स्पेशल रीजन है जिसको राइटिंग में लिखना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट इन एनी एक्सेप्शनल केस एंड फॉर स्पेशल रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग एनी अदर पेनल्टी में बी इम्पोज्ड। तो जहां पर ऐसा लग रहा है कि कोई स्पेशल रीजन है, कोई उसको राइटिंग में लिखकर कोई दूसरी तरह की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, जो ऊपर पेनल्टीज बताई गई हैं। ठीक है, तो ये आपका है पेनल्टीज कौन कौन सी है और कैसी कैसी पेनल्टी लगाई जा सकती है। उसके बाद है आपका एक्सप्लेनेशन कि कौन कौन सी पेनल्टीज नहीं होंगी। इसके बारे में बात करने से पहले एक बार मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसको आपको पे लेवल वाला समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो मैं भी एग्जांपल आपको दे रहा था कि अगर कोई ऑन पेनल्टी 9 पे था, ये भी एग्जांपल है कि अगर किसी का सेल कम कर रहे हैं और जिस लेवल में स्टेज कम कर रहे हैं, यानी सेल में उसको नीचे ला रहे हैं, तो जो एक वाला आ जाएगा, यानी अगर वो इनिशियल स्टेज पे आ गया, इनिशियल सेल पे आ गया, तो इससे नीचे नहीं जाएगा। अगर किसी को आपने लोअर स्टेज में करना है, तो अगर अभी 7 में है तो मैक्सिमम उसको लोअर स्टेज आपका 1 तक ले जा सकते हो, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर 8 में चला जाएगा, तो स्टेज कम नहीं हो जाएगा, वो फिर टाइम स्केल ऑफ पे कम हो जाएगा। तो इस वजह से जब भी आप एक स्टेज से किसी को कम कर रहे हो, तो स्टेज करने का लिमिट यही है कि वो सिर्फ इनिशियल सेल तक जा सकता है, उससे नीचे नहीं जाएगा। यही इसके अंदर बताया गया है। ए पेनल्टी ऑफ रिडक्शन बाय मोर देन 2 स्टेजेस वुड फॉल बिलो द फर्स्ट सेल ऑफ द सेम लेवल। तो सेम लेवल का अगर इसके अंदर हम 2 स्टेज से नीचे इसको कर रहे हैं, पहले कोई 3 सेल में था, 3 से अगर 2 से ज्यादा उसको नीचे करेंगे तो यहाँ पे 8 में और उसका जो हाईएस्ट होगा उसमें जाने की बात हो जाएगी। तो किसी को भी अगर स्टेज कम करना है तो उस लेवल के अंदर जो मिनिमम है, यानी सेल 1 है, वहां तक पहुंचाया जा सकता है, उससे ज्यादा पेनल्टी उसके अंदर स्टेजेस की नहीं लगाई जा सकती है। ठीक है, अब ये जो 3A के अंदर रिडक्शन टू लोअर स्टेज था पेनल्टी का, इसके बारे में यहाँ पे एक केस स्टडी या कह लो कि एक केस स्टडी देखा कि कैसे कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक पेनल्टी लगाएगी रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज बाय 1 स्टेज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो ये माइनर पेनल्टी लगाई गई विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट 1 साल के लिए। नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग हिज पेंशन, तो उसकी पेंशन पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, माइनर पेनल्टी में आपको पता ही कि ये लिखा हुआ ही है। इज इम्पोज्ड ऑन 13/8/2017 के टाइम पे, यानी सेल लगाया गया उसके ऊपर, और उसकी सैलरी वो इतनी ड्रॉ कर रहा है और लेवल 7 में है अभी। तो किस तरीके से उसको पे रिड्यूस होगी और किस तरीके से जब पेनल्टी खत्म हो जाएगी तो मिलेगा, उसका ये एग्जाम्पल यहाँ पे बताया हुआ है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे पे व्हेन पेनल्टी इम्पोज, यानी पेनल्टी इम्पोज करने से पहले पे कितनी बताई गई है, 50,500, और ये क्या लेवल 7 का 5th सेल है। हम यहाँ पे 2 तरीके से इन्होंने बता रखा है कि जब उसका इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लग रहा है और यहाँ पे जब इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लग रहा है, तो किसी एक को कंसीडर कर लेते हैं, वो सिमिलर ही है तो इसलिए उसी को फर्क नहीं पड़ता। अब ये 13/8 से उस पर पेनल्टी लगाई गई, किया क्या उसको कम, हमने एक स्टेज कम कर दिया। तो एक स्टेज करने मतलब 5th पे था, यहाँ पे 4th सेल में कर दिया इसको। तो 4th सेल की जो सैलरी है यहाँ पे 49,000 है। तो ये उसका इम्पैक्ट कितना है, 1 साल तक रहना है, क्योंकि ये 1 साल तक के लिए पेनल्टी लगाई गई है। तो ये पेनल्टी 1 साल तक क्या है, इतना ही रहेगा। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट जो मिलेगा वो नोशनल मिलेगा। नोशनल यहाँ पे कैसे मिलेगा, 1 जनवरी को मिलता है, 13/8/2017 को इसका जो है पेनल्टी लगाई गई। इसका इंक्रीमेंट कब आएगा, ये आएगा यहाँ पे 1 जनवरी 2018 को इसका इंक्रीमेंट आएगा।
तो इंक्रीमेंट में अगर उसे मिलता, पेनल्टी नहीं लगती, तो कितना होता उसका 52,000 हो जाता। अभी जब पेनल्टी नहीं लगी थी तो 50,500 था। अगर ये पेनल्टी इसके पर नहीं लगती तो उसको नोशनली कितना मिलता, वो यहाँ पे 52,000 हो गया। अब इसका क्योंकि 1 साल तक रहना है, तो इसका मतलब जो है इसकी पे रिड्यूस इतनी मिलती रहेगी 13/8/2018 तक। फिर क्योंकि इसका तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट आ रहा है, वो तो आएगा आपका 1 जनवरी 2019 को। तो यानी 1 जनवरी 2019 से पहले उसको कितना मिलना चाहिए था नोशनली, 52,000। तो जब उसकी पेनल्टी खत्म हो जाएगी तो इसकी पे इतने पे फिक्स कर दी जाएगी, और फिर इसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट इसको 1/1/2019 पे मिल जाएगा, जो भी नेक्स्ट होगा, यानी 53,600 ये इसको मिल जाएगा। यानी जिस टाइम पे इसकी पेनल्टी चल रही है तो रिड्यूस पे ही मिलेगा, और दूसरा जो इंक्रीमेंट ये फिक्स करेंगे, क्योंकि क्युमुलेटिव नहीं है। क्युमुलेटिव के केस में क्या होता कि जो रिड्यूस हो जाता पे वो उतना ही रहता, तो क्युमुलेटिव के केस में वो रहता है, जबकि क्योंकि यहाँ पे ये क्युमुलेटिव नहीं है, तो जब उसकी पेनल्टी खत्म होगी तो जितना पे उसे मिलना चाहिए था अपने ओरिजिनल के हिसाब से उतनी पे कर दी जाती है। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ जो लॉस है उसको 1 साल का लॉस है, उसके अलावा कोई लॉस नहीं है। जबकि क्युमुलेटिव के अंदर वो लॉस हर साल दर साल कम होता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा। यानी अगर मान लो इसके अंदर क्युमुलेटिव में क्या होता है कि ये 49,000 हुआ, तो ये 49,000 पे ही फिर इंक्रीमेंट मिलता है उसको, और 49,000 ही आगे चलता रहता, फिर आगे बढ़ता, फिर आगे बढ़ता, तो वो क्युमुलेटिव इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये फर्क है नॉन क्युमुलेटिव में और क्युमुलेटिव में। इसी तरह से 3A का एक और एग्जाम्पल इन्होंने बता रखा है, तो मैं सारे एग्जाम्पल तो डिस्कस नहीं करूंगा, एक दो जो डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या है, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, ये भी आपका माइनर पेनल्टी है, तो उसको भी देख लेते हैं एक बारी। ये विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट है, जिसके अंदर इंक्रीमेंट रोक दिया गया कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए। द पेनल्टी ऑफ विदहोल्डिंग ऑफ वन इंक्रीमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years इज इम्पोज ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन 13/8/2017। अभी उसको 50,500 मिल रहा है, लेवल 7 में है ये पे मैट्रिक्स में। तो व्हेन द डेट ऑफ इंक्रीमेंट इज 1 जनवरी के केस में क्या होगा, देखिए पे पेनल्टी लगाने से पहले 13/8/2017 को कितना है, 50,500 है, ये 5th सेल है और लेवल 7 है। अब क्योंकि इसकी इंक्रीमेंट को 2 साल के लिए रोक दिया गया, इसका मतलब इसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा 2 साल तक, और इसका इंक्रीमेंट क्या है, 1 जनवरी को है। पे ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ पीरियड, द इंक्रीमेंट ड्यू ऑन 1/1/2018 विल बी withheld for a period of 2 years that is up to 31/12/2019। 17 में उसके लगी है अगस्त 2017 में, तो ये 31/12/2019 तक दो जो इसको इंक्रीमेंट मिलना है वो विदहेल्ड कर लिया जाएगा। तो पे कितनी रहेगी उसकी, जितनी थी उतनी ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पे विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2018 टू विल बी 50,000 ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। पेनल्टी के वजह से जो ये पे है उसकी वही रहेगी, तो ये सेम वही रहेगा। अब ये अगर उसके अंदर, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे हम माइनर पेनल्टी की बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं होता, तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं है इसका मतलब यानी नोशनली हम फिक्स करेंगे, अगर उसे इंक्रीमेंट मिलता तो वो कितनी उसकी पे बनती, उतने पे उसको, जब उसका पेनल्टी खत्म हो जाएगा उतने पे ला देना है उसको। तो ये नोशनल इंक्रीमेंट वहाँ पे हम इसलिए निकालते हैं। तो नोशनल इंक्रीमेंट निकाला कि 50,500 था, अगर उसको इंक्रीमेंट मिलता तो 52,000 हो जाता 1 जनवरी 2018 को, और 1 जनवरी 2019 को 53,600 हो जाता। तो इसलिए जब उसकी पेनल्टी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो पे मिलनी चाहिए वो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा। आफ्टर द करेंसी ऑफ द पे उसको कितना है, इसके अंदर इंक्रीमेंट देने के बाद यहाँ पे बता दिया कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2020 जो है 55,200 मिल जाएगा इसके ऊपर इंक्रीमेंट देकर 2 साल के बाद। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये डिसाइड किया जाता है। अब यहाँ पे एक और विदहोल्डिंग ऑफ पे यहाँ पे 6 मंथ्स के लिए, तो ये इस तरीके से अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये मेजर पेनल्टी का जो है मैं नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि अभी एक चीज़ और भी बतानी है आपको कि किन किन केसेस के अंदर यहाँ पे पेनल्टी नहीं मानी जाती है, कि ये पेनल्टी कोई लगाई जा रही है, तो इसको भी डिस्कस करना है।
तो बाकी एक बार आप रीड करके देख लेना, अगर नहीं समझ आएगा तो इसको नेक्स्ट टाइम मैं मेजर पेनल्टी के भी एग्जांपल्स और इनको ले लूंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बारी। द फॉलोइंग शैल नॉट अमाउंट टू पेनल्टी। ये जो केसेस हैं, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर कि कौन कौन सी ये पेनल्टी नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन दे दिया और एक ऐसा ऑप्शन दे दिया जो पेनल्टी ट्रीट की जाती है, और उस तरीके से आपको पूछ लिया कि कौन से करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे इन केसेस में ये पेनल्टी नहीं मानी जाती है। क्यों नहीं मानी जाती है, उसका भी कोई रीज़न हो सकता है, और क्या रीज़न हो सकता है उसके बारे में आप सोचते रहिए। मैं बताता हूँ। पहले पहला केस क्या बता रहे हैं, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर हिज फेलियर टू पास एनी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स और ऑर्डर्स गवर्निंग द सर्विस टू विच ही बिलोंग्स और पोस्ट विच ही होल्ड्स और टर्म ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। तो कह रहे कि अगर किसी जो सर्विस थी जिसके अंदर वो पर्सन आया, गवर्नमेंट सर्वेंट आया, उसका रूल बना हुआ था, उसके वो सर्विस रूल थे या टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट थे कि जब वो सर्विस में आएगा तो ये काम उसे करना है, ये एग्जामिनेशन उसे पास करना है, ये एग्जाम वो पास नहीं करेगा तो उसकी इंक्रीमेंट रोक दी जाएगी। तो वहां पे ये पेनल्टी नहीं मानी जाएगी, यानी माइनर या मेजर पेनल्टी वो नहीं है। माइनर और मेजर पेनल्टी नहीं होगा तो क्या होगा, आपको ये इम्पोज करने के लिए या ये इस तरह की पेनल्टी लगाने के लिए प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वो कह रहा है कि ये सब पेनल्टी नहीं है। तो जैसे कि एग्जांपल है, एएसओ जब पहले आते थे तो उन्हें टाइपिंग टेस्ट पास करना होता था। जब तक वो टाइपिंग टेस्ट पास नहीं करते थे तब तक उनकी इंक्रीमेंट जो है रुक जाती थी। तो ये उस तरीके एग्जांपल है। तो वो क्या एक तरीके का पेनल्टी नहीं है, वो पेनल्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब सर्विस की रिक्वायरमेंट थी। जब आप आए थे तो अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ था या सर्विस रूल में लिखा हुआ था कि उसको एग्जाम पास करना पड़ेगा वो टाइपिंग टेस्ट का। तो इस तरह के जो होते हैं एग्जाम्पल या इस तरह के केसेस में जहां पे सर्विस का ही रूल बना हुआ है कि आप डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन पास नहीं करोगे तो आपकी इंक्रीमेंट रुक जाएगी, तो ये इस तरीके का जो है एग्जाम्पल या सिनेरियो वो पेनल्टी नहीं होगी, ये बताया गया। स्टॉपेज ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एट ए एफिशिएंसी बार इन टाइम स्केल ऑफ पे ऑन ग्राउंड्स ऑफ हिज अनफिटनेस टू क्रॉस द बार। अगर किसी की जो अनफिटनेस हो जाती है बार क्रॉस करने के लिए, तो बार क्या है, मान लो सपोज आपके प्रमोशन के लिए स्केल बना रखे हैं, उसके अंदर आपके अलग अलग स्केल जो है अपार के अंदर दिए जाते हैं, वो गुड है, वेरी गुड है, आउटस्टैंडिंग है, और तो इस तरीके से बने हुए हैं। अब मान लो उसका जो बार है उसके अंदर लिख दिया कि किसी का जब तक वेरी गुड नहीं होगा तब तक प्रमोशन नहीं होगा। अब किसी के अगर वहाँ पे आप ऑफिस में काम किया, उसके अपार में उसको गुड नहीं मिला है, उसको वेरी गुड नहीं मिला जो बार चाहिए, और उसकी वजह से वो अनफिट हो गया, तो क्या वो एक पेनल्टी है? तो ये पेनल्टी नहीं मानी जाएगी, ये बताया गया है। तो किसी को अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को एफिशिएंसी बार की वजह से रोक दिया जाता है टाइम स्केल ऑफ पे में क्योंकि वो अनफिट है, तो उस केस में वो पेनल्टी नहीं है। ये भी एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये सारे एक्सप्लेनेशंस हैं। नॉन प्रमोशन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट वेदर इन सब्सटैंटिव और ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ हिज केस टू ए सर्विस ग्रेड और प्रमोशन टू विच ही इज एलिजिबल। तो अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को कंसीडर किया गया किसी प्रमोशन के लिए और कंसीडर करने के बाद उसकी प्रमोशन नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है, उसका कई रीज़न हो सकते हैं, मान लो वैकेंसी नहीं है, तो क्या उस केस में जो नॉन प्रमोशन है वो पेनल्टी है? तो वो पेनल्टी नहीं मानी जाएगी, ये वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। पेनल्टी का इसलिए नहीं मानी जाएगी क्योंकि वैकेंसी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये बता रहे कि ऐसे ऐसे केस जहाँ पे ये पेनल्टी नहीं है क्योंकि सर्विस कंडीशंस की वजह से, सर्विस के रूल्स की वजह से उसका प्रमोशन नहीं हो पाया, तो यहाँ पे नॉन प्रमोशन क्या है, पेनल्टी ट्रीट नहीं की जाएगी। यानी इसके अंदर हमें जो भी प्रोसीजर है पेनल्टीज लगाने के लिए उसको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। Reversion of a government servant officiating in a higher service grade or post to a lower grade or post on the ground that he is considered to be unsuitable for such higher service grade or post or any administrative ground unconnected with his conduct। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या है, किसी हायर पोस्ट पे ऑफिशिएटिंग था, ऑफिशिएटिंग मतलब वो परमानेंटली होल्ड नहीं कर रहा था वहां पे, उसको रिवर्स करके, रिवर्जन करके उसको लोअर पोस्ट पे ला दिया गया। और लोअर पोस्ट पे लाने का रीजन ये नहीं है कि उसका कोई मिसकंडक्ट था या उसने कुछ नेग्लिजेंस किया, या ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है। सिर्फ क्या है, वो हायर पोस्ट पे अनसुटेबल था और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से उसे जो है लोअर पे ला दिया गया।
तो उस केस में भी ये पेनल्टी नहीं मानी जाएगी। तो सिंपल सा रीज़न ये है कि मान लो किसी को ऑफिशिएटिंग मतलब रेगुलर पोस्ट तो वो होल्ड नहीं कर रहा, ऑफिशिएटिंग मतलब कि टेम्पररी उसको वहाँ पे पोस्ट को होल्ड करने के लिए रखा गया था, अब उसकी सर्विसेज नहीं सही लगी और सर्विसेज सही नहीं थी, उसकी वजह से उसको मिसकंडक्ट नहीं है उसका और इस वजह से उसको सिर्फ लोअर कर दिया क्योंकि वहाँ पे वो सुटेबली काम नहीं कर पा रहा था। तो इन तरह की चीज़ों को जिसके अंदर उसका मिसकंडक्ट जो है नहीं है या उसका कंडक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो ये रिवर्शन जो है वो पेनल्टी नहीं कहलाएगी और इस केस में भी क्या है, बिना प्रोसीजर के आप कर सकते हैं। Reversion of a government servant appointed to on probation on any other service or grade or to his parent permanent service grade or during at the end of probation in accordance with the term of appointment or the rule and order governing such probation। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या कर रहे हैं कि उसको अपॉइंट किया गया था प्रोबेशन पे किसी सर्विस के अंदर और किसी पोस्ट पे या ग्रेड पे, बाद में उसे क्या कर देते हैं, उसे उसकी जो परमानेंट पोस्ट थी उस पर उसे रिवर्ट कर दिया जाता है। यानी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, अभी परमानेंट पोस्ट होल्ड करता है, उसको प्रोबेशन के तौर पर किसी दूसरी सर्विस में क्या करते हैं, प्रोबेशन में रखा जाता है। और प्रोबेशन की ये टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कि अगर वो प्रोबेशन में सफिशिएंटली या अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करता तो उसको रिवर्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का रिवर्शन भी क्या बोला जाएगा कि पेनल्टी नहीं है। तो ये इन अकॉर्डेंस विद प्रमोशन, जो प्रोबेशन पे गया था वो उसकी सर्विस और टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको रिवर्ट किया गया है। ड्यूरिंग द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ प्रोबेशन इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ हिज अपॉइंटमेंट और रूल्स और ऑर्डर गवर्निंग सच प्रोबेशन। यानी अपनी परमानेंट पोस्ट जब होल्ड करा था वहां से वो प्रोबेशन पे गया, प्रोबेशन की कंडीशन थी कि जब प्रोबेशन खत्म होगा तो उसे रिवर्ट करना होगा। तो ये सारी क्योंकि कंडीशन पहले से मेंशन थी, ये एक तरह की पेनल्टी नहीं मानी जाएगी। Replacement of service of a government servant whose services had been borrowed from a state government or authority under the control of state government at the disposal of state government or authority from which the services of such government servant had been borrowed। कभी कभार क्या होता है, आपने देखा कि डिपुटेशन पे या लोन बेसिस पे किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को बुलाया जाता है स्टेट से या किसी लोकल बॉडी से या ऐसी बॉडी से जिसपे स्टेट का कंट्रोल होता है। तो उस केस में जब उसका टाइम खत्म होगा, लोन पीरियड खत्म होगा, तो उसको वापस भेजा जाएगा और उसको रिप्लेस करके किसी और को बुलाया जाएगा। तो इस तरीके का रिप्लेसमेंट हो रहा है या उसको वापस भेजा भी जा रहा है, तो उस केस में भी ये पेनल्टी नहीं मानी जाएगी। ये भी एक कंडीशन बताया यहाँ पे। तो ये सारे जो एक्सप्लेनेशन ये बता रहे हैं ऐसे ऐसे सिचुएशन जहाँ पे ये पेनल्टी नहीं है, माइनर या मेजर ये बताया जा रहा है। कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू सुपरएनुएशन और रिटायरमेंट। तो जहां पे किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को रिटायर किया जा रहा है कंपलसरी, लेकिन क्या है वो इन अकॉर्डेंस विद द सर्विस रूल है। जैसे कि 56J में बताया गया कि पब्लिक इंटरेस्ट में किसी को रिटायर किया जा सकता है, या किसी को कभी कभार सिचुएशन ऐसे आ जाती है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन था उसको वाइंड अप किया गया और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मर्ज किया गया। तो मर्ज करते समय एक ऑप्शन दिया गया जो भी पुराना इस ऑर्गेनाइजेशन था उसके एम्प्लॉयज़ को, कि आपको या तो हम कंपल्सरी रिटायरमेंट का ऑप्शन देते हैं। कंपल्सरी रिटायरमेंट क्या होगा यहाँ इस केस में, क्योंकि पेनल्टी नहीं है तो उनको सारे रिटायर के जो बेनिफिट होते हैं, रिटायरमेंट के बेनिफिट तो सारे दिए जाते हैं, जो भी उनकी पेंशन होती है सब कुछ उनको मिलता है, उसमें कोई लॉस नहीं होता उनको। तो इस तरह की कंपल्सरी रिटायरमेंट जहाँ पे ये क्या है, इन अकॉर्डेंस विद द सर्विस रूल है, इन अकॉर्डेंस टू द सुपरएनुएशन ये रिटायरमेंट है, जैसे कि 56J है, 56K है, वॉलंटरी रिटायरमेंट है। इस तरह के जितने भी सिनेरियो जहाँ पे उसके मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस या किसी तरह की पेनल्टी की वजह से नहीं दिया जा रहा है, तो उस केस में ये जो कंपल्सरी रिटायरमेंट है वो पेनल्टी नहीं कहलाएगी। तो इसलिए यही डिफरेंस है, ऊपर जो पेनल्टी के तौर पर कंपल्सरी रिटायरमेंट है और ये जो पेनल्टी के तौर पर ये बिना पेनल्टी के तौर पर कंपल्सरी रिटायरमेंट है जो सर्विस रूल के तहत, ये दोनों में यही डिफरेंस है कि वो पेनल्टी इसलिए क्योंकि वहाँ पे किसी मिसकंडक्ट और पूरा प्रोसीजर फॉलो करके उसे बताया गया कि ये गलतियाँ थी, उस केस में उसकी पेंशन भी कम की जाती है। जबकि यहाँ पे जो कंपल्सरी रिटायरमेंट है ये पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकता है या प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे भी हो सकता है और किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में हो सकता है, तो यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता। दूसरा, यहाँ पे इसके साथ एक स्टिग्मा अटैच्ड है, तो ये क्योंकि पेनल्टी है यहाँ पे एक स्टिग्मा अटैच्ड है कि सोसाइटी के अंदर इसको सही नहीं माना जाता। जबकि ये क्या है, एक वॉलंटरी अपनी जो है इच्छा है
कि कंपल्सरी को रिटायर होना चाह रहा था या पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा लग रहा था, तो उसको कोई लॉस नहीं है। उसने अपनी सर्विस जो है सफिशिएंटली अपनी कर ली गवर्नमेंट के अंदर, 20-25 साल 30 साल जितनी करनी थी। और क्योंकि कंडीशंस बनी हुई है कि कितने साल बाद कंपल्सरी रिटायरमेंट किसी को दी जा सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो यहाँ पे उन कंडीशंस को फॉलो करके पूरी रिटायरमेंट, पूरा बेनिफिट, सब कुछ उसको मिलता हुआ वो रिटायर हो रहा है। तो किसी तरह का स्टिग्मा अटैच नहीं है, किसी तरह से उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, बस पब्लिक इंटरेस्ट में किया जा रहा है, या उसकी हेल्थ भी कंडीशन हो सकती है या किसी और वजह से। जैसे कभी कभार कुछ एम्प्लॉय आउटडेटेड हो जाते हैं, किसी को मान लो सपोज MTNL है, MTNL में पहले किसी को ऑपरेटर बनाया गया, बाद में उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, तो उस केसेस में उसने अगर सफिशिएंट अपनी कर ली ड्यूटी, तो उस केस में कंपल्सरी रिटायरमेंट दी जाती है जिससे उसको लॉस ना हो। तो ये क्या है, एक तरह की पेनल्टी नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे अलग सिनेरियो है, सर्विस रूल के अकॉर्डिंग उसे रिटायर किया जा रहा है, जबकि ऊपर पेनल्टी के तौर पर किया जा रहा है। टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, या किसी की सर्विस को टर्मिनेट किया जा रहा है इन कंडीशंस के अंदर, कहां पे, जहां पे किसी को प्रोबेशन पे अपॉइंट किया गया था, ड्यूरिंग और एंड ऑफ द प्रोबेशन इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट और रूल ऑर्डर गवर्निंग सच प्रोबेशन। तो किसी को प्रोबेशन पे अपॉइंट किया गया था, प्रोबेशन खत्म होने के बाद रूल्स और टर्म्स और कंडीशंस ये बनी हुई थी उसके साथ कि भाई प्रोबेशन के बाद आपको जो सर्विस होगी टर्मिनेट कर दी जाएंगी, अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी तो उस केस में ये पेनल्टी नहीं मानी जाएगी। टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर कोई, उसको अगर टर्मिनेट कर रहे हैं तो उस केस में भी उसे पेनल्टी नहीं मानी जाएगी। एक गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉयड अंडर ए एग्रीमेंट, अगर किसी के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ था कि इतने 2 साल के लिए एग्रीमेंट होगा, उसको टर्मिनेट कर रहे 2 साल के बाद, तो वो टर्मिनेशन भी जो है पेनल्टी नहीं मानी जाएगी। और जो लास्ट है आपका इसके अंदर जिसको पेनल्टी नहीं माना जाएगा वो है एनी कंपनसेशन अवॉर्डेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कंप्लेंट कमेटी रेफर टू इन प्रोवाइजो टू रूल 14(2). ये जो रूल 14(2) है, CCA रूल का 14(2) का प्रोवाइजो है, उसके अंदर ये बोला गया है, आपने एक 3C रूल पढ़ा था कंडक्ट रूल के अंदर, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस के अंदर, वहां पे देखा था कि एक कमेटी बनाई जाती है जिसके अंदर जो वुमन होती है वो चेयरपर्सन होती है, और आधे से ज्यादा महिलाएं उसके अंदर मेंबर होनी चाहिए, और वो जो कमेटी होती है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के कंप्लेंट्स को डील करती है, यहाँ पे CCA रूल में बताया गया है कि उस कमेटी को एक तरीके से इंक्वायरी कमेटी कहा जा सकता है, और उस इंक्वायरी कमेटी के पावर होती है कि जो रिपोर्ट वो बना रहा है उस रिपोर्ट को यहाँ पे इंक्वायरी रिपोर्ट का नाम दिया जा सकता है। तो अगर उस इंक्वायरी रिपोर्ट में उस इंक्वायरी कमेटी ने क्या किया, रिकमेंडेशन दिया कंपनसेशन का, एनी कंपनसेशन अवॉर्डेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कंप्लेंट कमेटी, तो कोई भी कंपनसेशन अगर रिकमेंड किया कंप्लेंट कमेटी ने, उस इंक्वायरी कमेटी ने जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के कंप्लेंट को डील कर रही है, क्योंकि प्रोवाइजो जो है रूल 14(2) का ये कहता है कि जो इंक्वायरी कमेटी होगी सेक्सुअल हैरेसमेंट के कंप्लेंट को डील करने के लिए, उसको हम इंक्वायरी कमेटी भी बोल सकते हैं, और उसके रिपोर्ट को हम इंक्वायरी रिपोर्ट भी कह सकते हैं इन CCA रूल के तहत। यानी उसका ये क्या होगा कि उसकी रिकमेंडेशन जो होगी उसके बेसिस पे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है एक्शन ले सकता है। तो वो कह रहा है कि अगर उस तरह का रिकमेंडेशन उस कमेटी ने किया था और उसने बोला है कि कुछ कंपनसेशन देना है, वो कंपनसेशन कौन देगा, गवर्नमेंट सर्वेंट देगा। वो कंपनसेशन अवार्ड किया गया कि गवर्नमेंट सर्वेंट से रिकवर कर लिया जाए, तो उस केस में इस तरीके का कंपनसेशन भी जो है वो पेनल्टी नहीं मानी जाएगी। यानी गवर्नमेंट सर्वेंट को वो कंपनसेशन अगर देना पड़ रहा है उस कंप्लेंट कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तो उस केस में भी वो पेनल्टी नहीं मानी जाएगी। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके का पेनल्टी नहीं है, ये बताया यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें थी कि कौन सी पेनल्टी है कौन सी पेनल्टी नहीं है, ये यहाँ पे बताया है। अब इसके अंदर एक इसका आपका एग्जांपल ले लेते हैं हम मेजर पेनल्टी का। तो रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, तो ये तो एक मिनट, हमने 5th का ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया था। इसके अंदर द रिडक्शन विल नॉट हैव द इम्पैक्ट ऑफ, लोअर स्टेज का हमने देख लिया था, तो इसको हम नहीं देखेंगे और कोई देख लेते हैं जिसके अंदर कुछ अलग हो। रिडक्शन टू विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट, ये भी रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज विद कम्युलेटिव इफेक्ट देख लेते हैं।
क्यूमुलेटिव इफेक्ट का कैसे एग्जांपल दे रखा है इसके अंदर, उसको देख लेते हैं कि अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट अगर पड़ता है लोअर स्टेज में ले आने के बाद तो क्या किस तरह से सैलरी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो एक बार देख लेते हैं। पेनल्टी ऑफ रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज बाय 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस से किसी को लोअर किया गया फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक के लिए, इज इम्पोज ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 13/8/2017 से। इट इज फर्दर डायरेक्टेड दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट वुड नॉट अर्न इंक्रीमेंट, और वो इंक्रीमेंट भी अर्न नहीं करेगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिडक्शन एंड विल हैव इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग फ्यूचर इंक्रीमेंट ऑफ पे। तो फ्यूचर इंक्रीमेंट ऑफ पे किस तरह से पोस्टपोन हो जाएगी उसके बारे में भी यहाँ पे, तो 2 चीजें, एक तो इंक्रीमेंट अर्न नहीं करेगा और ये 1 साल तक ले इम्पोज किया गया है, और फ्यूचर का जो उसका इंक्रीमेंट है उसको पोस्टपोन कर देगा वो। तो किस तरीके से उसमें सैलरी में फर्क पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो पेनल्टी इंपोज करने से पहले किसी की 50,500 थी, 5th सेल था और लेवल 7 था। जब उसको 2 स्टेज से लोअर किया गया, पेनल्टी जब लगाई गई तो कितना आ जाएगा, 2 कम कर दो इसको, 2 कम करने के बाद ये 3rd सेल में पता चला जाएगा, ये 3rd सेल में इसकी 47,600 सैलरी हो जाएगी। अब ये 1 साल के लिए इम्पोज किया गया, तो 1 साल का मतलब ये नहीं है 12/8/2017 तक जो यही सैलरी है यही रहेगी, और इसके अंदर इंक्रीमेंट भी नहीं मिलना, ठीक है, इंक्रीमेंट भी नोशनल नहीं मिलना। तो जो हम नोशनल पहले दे रहे थे उस केस में ये नोशनल नहीं मिलेगा, नो इंक्रीमेंट, इसलिए यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं है। फिर उसके साथ साथ क्या बोला उसके अंदर कि इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग फ्यूचर इंक्रीमेंट ऑफ पे, तो उससे क्या होगा, ये इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा तो फ्यूचर के इंक्रीमेंट्स हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो 47,600 है इतने से ही उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सिंस द फ्यूचर इंक्रीमेंट इज टू बी पोस्टपोन्ड एडवर्सली अफेक्ट हिज पेंशन, नो इंक्रीमेंट विल बी गिवन ऑन द प्री पेनल्टी पे। जो प्री पेनल्टी पे था 50,500, इस पे कोई नहीं मिलेगा इंक्रीमेंट, एंड ऑन रिस्टोरेशन पे विल रिमेन द सेम। और जब इसको रिस्टोर किया जाएगा, इसकी पेनल्टी खत्म की जाएगी, तो इसी पे ही यानी 50,500 पे ही ये रहेगा। तो फ्यूचर इंक्रीमेंट को पोस्टपोन करने का मतलब यही हुआ कि जिस पीरियड के अंदर उसको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा तो उस पीरियड का उसका लॉस होगा इंक्रीमेंट का। जब उसका पेनल्टी खत्म होगी, पेनल्टी खत्म होने के बाद जिस पीरियड में वो जहां पे जिस सैलरी पे था उसी सैलरी पे आ जाएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट उसको नहीं मिल रहा, ठीक है। नेक्स्ट इंक्रीमेंट फिर उसको 1 साल बाद मिलेगा जब भी उसका ड्यू है, तो ये फर्क पड़ जाता है, ठीक है। देखा आपने कि यहाँ से 50,500 था, 1 साल तक के लिए उसको 2 स्टेज से लेस कर दिया गया, उस पीरियड में उसे इंक्रीमेंट नहीं मिलना ये भी पेनल्टी में बोला गया। फिर क्योंकि इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होना है और फ्यूचर के जो इंक्रीमेंट्स है उसको वो पोस्टपोन करने की बात कर रहा है, तो फ्यूचर का इंक्रीमेंट पोस्टपोन करने का मतलब ये हुआ कि इस पीरियड के दौरान कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा और जिस सैलरी वो पहले था उसी सैलरी पे आ जाएगा। अब इसके बाद जब उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा तब उसको मिलेगा। 13/8/2018 को 50,500 पे अपने पुरानी सैलरी पे आ गया, नेक्स्ट इंक्रीमेंट उसको 1/1/2019 से मिल रहा है, जहां पे उसको नेक्स्ट सेल में इंक्रीमेंट देकर रखा जाएगा। तो इस तरीके से उसका पे फिक्स किया जाता है, ये बताया यहाँ पे, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, रिडक्शन टू अ लोअर टाइम स्केल ऑफ पे। अभी हम बात कर रहे थे कि स्टेजेस अगर कम कर रहे हैं, तो जैसे 5th सेल से 3rd सेल पे आ गया था, अब किसी का अगर हम टाइम स्केल ऑफ पे कम कर रहे हैं, यानी अब यहाँ पे क्या होगा, उसका लेवल ही कम हो जाएगा। लेवल 9 में था वो लेवल 8 में आ जाएगा। तो जब हम लेवल 9 से 8 में करते हैं तो उसके अंदर एक चीज और भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हमें वो प्रमोशन कब हुई थी उसके अकॉर्डिंग जनरली किया जाता है। तो एक बार एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पे जो रिडक्शन हुआ लोअर स्टेज में लेवल 8 में, वो 2 साल के लिए हो रहा है, ठीक है। अभी वो लेवल 9 में है और 4/11/2018 से उसको क्या किया जा रहा है, लोअर ग्रेड में या लोअर टाइम ऑफ स्केल पे में किया जा रहा है। 4 से गवर्नमेंट ड्राइंग, अभी उसको सैलरी कितनी मिल रही है उसके बारे में बता दिया, 58,000 मिल रही है लेवल 9 के अंदर। प्रमोट हुआ था वो लेवल 8 के अंदर, लेवल 8 से लेवल 9 में प्रमोट हुआ था वो 13/8 को, जबकि उसकी सैलरी 54,700 था।
इन दिस केस पे इन लेवल 8 वुड नीड टू बी फिक्स्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 4/11/2018 टू 3/11/2000 एज इफ कंटिन्यूड इन। तो यहाँ पे जब किसी का लोअर टाइम स्केल में किसी को रिवर्ट किया जाता है तो उसकी प्रमोशन इस तरह से की जाती है कि ये मान के की जाती है कि मान लिया कि वो 2 साल तक उसकी प्रमोशन नहीं हुई। तो उसी का एग्जांपल कह रहा है कि इन दिस केस द पे इन लेवल 8 वुड नीड टू बी फिक्स्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 4/11/2018 टू 3/11/2020 एज इफ ही कंटिन्यूड इन लेवल 8। तो ये मानकर उसकी सैलरी फिक्स की जाती है कि मान लिया कि वो लेवल 8 में ही रहा और उसकी प्रमोशन 2 साल तक नहीं हुई। तो ये 2 साल इम्पोज करने का मतलब ये है वुड बी रेगुलेटेड एज अंडर। तो वो बता रहा है उसकी जो प्रमोशन हुई थी लेवल 8 के अंदर यहाँ पे 13/8 को हुई थी। तो 13/8 से लेकर यहाँ पे यानी 2 साल तक उसकी प्रमोशन जो है ऐसी रहेगी। तो ये बता यहाँ पे कि अभी लेवल 9 के अंदर है 13/8 इसको, और उस टाइम पे लेवल 8 के अंदर जो है 52,000 पे ये था। ये नोशनल यहाँ पे बनाया होगा यहाँ पे, बट नोशनल पे लेवल इन। अभी ये लेवल 9 में है, लेवल 9 में अभी की पे है ये 13/8/2016 को। 13/8/2016 को उसकी पे कितनी होती ये उसके बारे में यहाँ पे नोशनली निकाला है। उसकी प्रमोशन कब हुई है, प्रमोशन हुई है इसकी आपकी 13/8/2016 को। तो 13/8/2016 को प्रमोशन हुई है। पहले इतनी पे थी, इतनी पे से ये लेवल 9 में आया है। तो इसी के अंदर निकाला है कि अगर लेवल 8 में कंटिन्यू करता वो 52,000 में था ये, इसी लेवल में अगर 2 साल और कंटिन्यू करता, ये नोशनल निकाल रखा है, तो उसकी सैलरी कितनी आती, तो ये इतनी आती। और यहाँ पे अगर 2 प्रमोशन उसको 2 इंक्रीमेंट मिलती है तो उसको कितना होगा, हाँ ये ले लिया इसके अंदर आफ्टर इम्पोजिशन में। तो बेसिकली यहाँ पे ये कर रहे हैं यहाँ पे कि जो लेवल 8 में जब उसकी प्रमोशन हुई 13/8 को, जब 2 साल के लिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसी स्केल में अगर वो रहता और 2 साल बाद उससे 2 साल के अंदर कितना इंक्रीमेंट मिलता उसके हिसाब से उतनी पे रखी जाएगी। यानी ये 2 साल के अंदर ये जो लेवल 8 की पे है वो मिलेगी उसे। जब ये इसका ख़त्म हो जाएगा, ये जो पेनल्टी ये ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद जितना उसको इस लेवल 9 में मिलना था उस पर रिवर्ट कर दिया जाता है। तो इन नोशनल को फिक्स करके फिर ये जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेनल्टी जो होगा वो 61,500 में आ जाएगा। तो ये करने का मतलब ये है कि जब किसी को टाइम स्केल में कम किया जाता है तो उसकी पिछली जो लेवल है उसके अंदर ही देखते हैं कि 2 साल अगर और वो काम करता तो कितनी उसकी पे होती, उतनी पे उसको मिलती है, यानी रिड्यूस्ड पे ये मिलेगी उसको। फिर उसके बाद जब उसकी खत्म हो जाएगा, इसका ये पेनल्टी खत्म हो जाएगा, तो एक्चुअल में जो उसका 2 साल बाद जितना पेनल्टी को खत्म करने के बाद जितना नोशनली फिक्स करके आ रहा है उतने स्केल पे फिक्स कर दिया जाता है। यानी ये 2 साल के पीरियड के अंदर ये मान के उसकी सैलरी फिक्स की जाती है कि एक स्केल कम के अंदर उसको कितना मिलना चाहिए था, उतनी सैलरी उसको मिलती है। यानी बेसिकली का लॉस देखोगे तो ये जो लॉस है यहाँ पे 58,000 मिल रहा था, यहाँ पे 55,200 हो गया। तो ये इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो कुछ कुछ ये एग्जाम्पल्स है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक दो बारी आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किया जा रहा है इसके अंदर। तो इस तरीके से आपको करना है। बाकी मैंने माइनर और मेजर में क्या डिफरेंस वो बता दिया। रिडक्शन में किस तरीके से रिडक्शन आप उस स्टेज पे नहीं कर सकते जिसको उसने कभी होल्ड नहीं किया, ये भी मैं आपको बता दिया। और कोई चीज़ रहेगी है तो ये रिव्यू की बात करेंगे हम। टाइप्स ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट क्या होता है उसके बारे में मैंने बता दिया आपको। तो ये जो है आज का इतना हमें पोर्शन करना था। ये फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन बता दिया, और ये हमने ये डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट टाइम हम जो करेंगे, अब करेंगे हम डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।